हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डाइनिंग हॉल में घर में काम करने वाले कुछ नौकर डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल सेट कर रहे थे। उनमें से एक ने सभी की नज़रों से छुपते हुए वहां डाइनिंग टेबल पर रखे छोटे से गमले में कैमरा रख देती है। अब आगे सब कोई एक साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में इकट्ठे होते हैं। डाइनिंग हॉल में राउंड डाइनिंग टेबल रखा हुआ था। उसकी एक वजह भी थी कि सब कोई घर में बराबर है और कोई छोटा और बड़ा नहीं है, इसलिए डाइनिंग टेबल के पास जितनी भी चेयर लगी थी वो सभी सामान ही थी। कौशल जी बैठते हैं, उनके एक तरफ उनकी बीवी केशवी जी तो दूसरी उनका भाई यानी चाचा जी। वैष्णवी केशवी जी के पास जाकर बैठती है और उसके पास की टेबल पर चाची जी बैठ जाती हैं। गीतांजलि जो कि वेदांश की छोटी बहन थी, वो अपने कॉलेज के काम से अपने दोस्त के घर गई हुई थी। डाइनिंग टेबल के बीच में छोटा सा गमला रखा हुआ था और उसमें रोज फूल बदले जाते थे और उस गमले के चारों ओर अलग अलग खाने की प्लेट से डाइनिंग टेबल सजाया गया था। हमेशा से अलग आज डाइनिंग टेबल पर अलग अलग तरह के बहुत सारे पकवान सजाए गए थे। खाना दिखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि जिसको देख किसी के भी मुंह से पानी आ जाए। सारे पकवान कम से कम 20 लोग आराम से पेट भर कर खा सकते थे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। केशवी जी वैष्णवी के माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है, बेटा हमें तुम्हारी पसंद पता नहीं थी, इसलिए हमने शेफ को बोल अलग अलग तरह के पकवान बनवा लिए। तुम्हें जो पसंद हो वो तुम खाओ, और कुछ और चाहिए तो हमें बता देना, हम अभी शेफ को बोलकर बनवा देंगे। वैष्णवी केशवी जी का इतना प्यार देख खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और केशवी जी का यूं प्यार से बात करना उसे माँ का एहसास करा रहा था। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सारा खाना बहुत ही पसंद है। वैसे भी मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं वो ले लूँगी। वैष्णवी का खुद की माँ को माँ बोलना आज पता नहीं क्यों वेदांश को अच्छा लग रहा था और उसे बहुत ही खुशी भी महसूस हो रही थी, जो कि उसके चेहरे से साफ देखी जा सकती थी। वैष्णवी की बात सुनकर केशवी जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन एक था जो वैष्णवी का इतना ज्यादा बोलना पसंद नहीं आ रहा था और वह मन में सोचते हुए बोलता है, एक दिन तो हुआ नहीं आए हुए और अभी से ही ये कितना शो ऑफ कर रही है और साथ ही दिखा रही है कि यह कितनी संस्कारी है। खैर ये कौन था जिसे वैष्णवी पसंद नहीं आई, ये तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। केशवी जी नौकर को इशारा करती है सभी को खाना सर्व करने के लिए। तभी वैष्णवी की नज़र गमले पर जाती है और उसे वहां कुछ दिखाई देता है और वह ध्यान से देखती है तो उसे वहां एक छोटा सा कैमरा दिखाई दे जाता है, जिसे देख वह हैरान रह जाती है और वह मन ही मन सोचती है, ये कैमरा भला यहाँ पर किसने लगाया है। आखिर कोई क्यों सबकी बातें सुनना चाहता है। वैष्णवी अपने चारों ओर नज़र घुमाती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये किसने किया है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो जाते हैं। तभी चाची जी वैष्णवी के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोलती है, कहाँ खो गई, देखो खाना सर्व हो गया है। वैष्णवी तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन बदल देती है और चाची जी को देखकर मुस्कुरा देती है और अपना खाना खाने लगती है और साथ में ये भी सोचने लगती है कि इस कैमरे को कैसे हटाएं और बंद करें। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वैष्णवी खाने का एक बाइट लेते हुए और नाटक करते हुए खांसने लग जाती है। वैष्णवी को खांसता देख उन सब का ध्यान वैष्णवी की ओर चला जाता है और सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आते हैं। पास में बैठी केशवी जी और चाची जी वैष्णवी के पीठ थपथपाने लगती है और केशवी जी जल्दी से वैष्णवी को पानी का ग्लास भर कर देती हैं। वैष्णवी पानी का ग्लास ले तो लेती है पर खांसते हुए ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके हाथ से ग्लास छूट गया, जिससे कुछ पानी गमले में चला जाता है तो कुछ टेबल पर गिर जाता है। गमले में रखे कैमरे में पानी गिरने से वो खराब हो जाता है। अपना काम होते ही वैष्णवी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है जो कि कुछ सेकंड के लिए थी और फिर गायब हो जाती है। कैमरे पर पानी गिरते देख और उसे खराब होते देख दूर खड़ी इस शख्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो गुस्से से अपनी मुठिया बंद कर लेती है। खैर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी सिवाय गुस्सा होने के। हालांकि ज्यादातर पानी गमले में ही गिरा था, इसलिए टेबल पर ज्यादा पानी दिखाई नहीं देता है। चाची जी वैष्णवी को जल्दी से दूसरी ग्लास में पानी भरकर देती है और वैष्णवी थोड़ा पानी पीकर साइड में रख देती है और अब खांसना भी बंद कर देती है। चाची जी और केशवी जी कुछ पूछ पाते उसे पहले ही वेदांश बोल पड़ता है,
वेदांश वैष्णवी की चिंता करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो अब? वेदांश को खुद की चिंता करते देख वैष्णवी को बहुत अच्छा लगता है। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, हाँ ठीक हूँ, सॉरी मेरी वजह से आप सभी को परेशानी हुई। केशवी जी सर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोलती है, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो किसी के भी साथ हो सकता था, चलो अब आराम से खाना खाओ। तभी वेदांश की नज़र वैष्णवी के गर्दन पर जाती है जहां लव बाइट की वजह से लाल निशान हो रखा होता है। वेदांश से देख थोड़ा परेशान हो जाता है और मन ही मन में बोलता है, ये लड़की मुझे फिर से शर्मिंदा करेगी, इसको अपने बालों से छुपा देना चाहिए था ना, अब मुझे ही उसे इशारा करना पड़ेगा। वेदांश टेबल के नीचे से वैष्णवी के पैर पर टैप करता है और उसके सामने देखता है, लेकिन वह अपने खाने में इतना डूबी थी कि वो नहीं देखती है। ये देख वेदांश अपना मुंह बना लेता है और मन में खुद से बोलता है, ये लड़की अब देख क्यों नहीं रही, जंगली बिल्ली एक बार इधर तो देख लो, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। वेदांश इस बार फिर से 2 बार वैष्णवी के पैर पर टैप करता है, लेकिन वैष्णवी वेदांश की ओर नहीं देखती है। तभी वेदांश के कानों में चाची की आवाज पड़ती है जो मुस्कुराकर बोलती है, वेदू वो नहीं देखने वाली है। ये सुनकर वेदांश चौंक जाता है और साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि चाची आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। चाची के बोलने पर सभी का ध्यान खाने से हटकर वेदांश और चाची जी पर चला जाता है। चाची जी हंसते हुए बोलती है, वेदू जिस पर तुम टैप कर रहे हो वो मेरा पैर है। ये सुनकर तो वेदांश के मुंह में खाना अटक ही जाता है और वह खांसने लगता है। चाची जी की ये बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। वेदांश एक बार फिर अपनी गलती से सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी वेदांश को पानी देते हैं और हंसते हुए और वेदांश की टांग खिंचाई करते हुए बोलते हैं, कोई ना बच्चू, होता है, अभी कच्चे हो थोड़े, धीरे धीरे निशाना सही जगह पर लगने लग जाएगा। अपने पति से के मुंह से ये सुनकर चाची आंख दिखाते हुए बोलती है, कुछ सोच समझ कर तो बोला करो। जहां एक तरफ वेदांश शर्म से पानी पानी हो रहा था, वहां वैष्णवी मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखाई दे रही थी। चाचा जी हंसते हुए अपनी पत्नी को जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें सब समझ आता है। बच्चों को मस्ती करते देख कौशल जी बोलते हैं, चलो मेरा खाना हो गया, मैं थोड़ी देर टहलने जाता हूँ। इतना बोलकर कौशल जी उठकर वहां से चले जाते हैं और केशवी जी भी अपने पति के पीछे पीछे चली जाती हैं। चाची जी गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, देखो जेठ जी और जेठानी जी उठकर चले गए। चाचा जी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पर्सनल बात करनी होगी इसलिए चले गए। चाचा जी वेदांश के कपड़े बदले देख और गीले बाल देख उसकी टांग खिंचाई करते हुए शरारती अंदाज में फिर से बोलते हैं, क्या बात है वेदू, तूने कपड़े भी बदल लिए और बाल भी गीले हैं तेरे। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वेदांश को अपने चाचा जी की बात सुनकर समझ जाता है कि वह उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। वेदांश कुछ बोल पाता उसे पहले ही वैष्णवी मुस्कुराते हुए और बोल्डली बोलती है, हाँ चाचू ये कोल्ड शॉवर लेकर आए हैं ना इसलिए। वेदांश जो कि अपना पानी पी रहा था, वैष्णवी की बात सुनकर उसके मुंह से पानी निकल जाता है और वह मन में सोचता है, ये जंगली बिल्ली मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने का एक मौका तक जाने नहीं देती, सिर्फ शॉवर बोल देती, ये कोल्ड शॉवर बोलने की क्या जरूरत थी। वैष्णवी की बात सुनकर चाचा और चाची हैरानी से एक दूसरे की ओर एक पल देखते हैं और दूसरे ही पल जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारा वेदांश शर्मांदगी से डूब जाने का मन कर रहा था उसे। वेदांश को अपने चाचा जी की बात सुनकर समझ जाता है कि वो उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। वेदांश कुछ बोल पाता उसे पहले ही वैष्णवी मुस्कुराते हुए और बोल्डली बोलती है, हाँ चाचू ये कोल्ड शॉवर लेकर आए हैं ना इसलिए। वेदांश जो कि अपना पानी पी रहा था, वैष्णवी की बात सुनकर उसके मुंह से पानी निकल जाता है और वह मन में सोचता है, ये जंगली बिल्ली मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने का एक मौका तक जाने नहीं देती, सिर्फ शॉवर बोल देती, ये कोल्ड शॉवर बोलने की क्या जरूरत थी। चाची जी वेदांश की ओर शरारती अंदाज में देखते हुए शरारती आवाज में बोलती हैं, क्या बात है वेदू, हमने तुम्हें थोड़ी देर अकेला क्या छोड़ा, तुम दोनों के बीच इतना सब हो गया। वेदांश चाची की बात सुनकर हैरान और साथ ही शर्मा भी जाता है।
और बात को घुमाने के लिए कुछ सोचने लगता है। वेदांश बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे चाची, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरे ऊपर गलती से। सोचते हुए तभी चाची बात को पूरा करते हुए शरारती आवाज में बोलती है, चाय गिर गई थी, सही कहा ना। वेदांश चाची की बात में सहमति जाहिर करते हुए बोलता है, हाँ चाची, यही हुआ था, इसलिए मुझे शॉवर लेने जाना पड़ा। चाची हंसते हुए और फिर से टांग खिंचाई करते हुए शरारती तरीके बोलती है, अच्छा, सिर्फ चाय ही तो गिरी थी, कपड़े ही बदल लेता, शॉवर लेने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी कोल्ड। अपनी चाची की ये बात सुनकर वेदांश सकपका जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या जवाब दे। चाचा और चाची वेदांश का ये एक्सप्रेशन देख हंसने लगते हैं। बेचारा हमारा इनोसेंट वेदांश। वैष्णवी को वेदांश के ऐसे बेचारे से एक्सप्रेशन देखकर बड़ा मजा आ रहा था, और वैष्णवी को तो वैसे भी शर्म हया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, इसलिए वह भी चाची के साथ मिल जाती है और वेदांश की टांग खिंचाई करते हुए मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, अरे वेदू, झूठ क्यों बोल रहे हो? हमने कब चाय पी, और चाय पी तो मुझे याद क्यों नहीं? वेदांश वैष्णवी के मुंह से यह सुनकर हैरान रह जाता है, और एक तो चाची की बातें सुनकर वह शर्म से पानी पानी हो रहा था, तो दूसरी तरफ अब वैष्णवी भी उसके मजे ले रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से उठकर अभी भाग जाए। चाची जी वैष्णवी की बात सुनकर हंसने लगती है और फिर से शरारती तरीके से बोलती है, हाँ वेदू, बताइए वैष्णवी को कि कब चाय पी थी और उसे याद क्यों नहीं है? वेदांश शर्म से वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए चाचा जी वेदांश की तरफ दारी करते हुए बोलते हैं, अरे क्यों मेरे बच्चे को तुम दोनों परेशान कर रहे हो? कितना भोला है मेरा वेदू। चाचा जी भी ये बोलकर हंसने लगते हैं। वेदांश बेचारा अब सबको क्या बोले, अगर वह कोई जवाब देता तो ये तीनों मिलकर फिर से उसके मजे लेने लग जाते और उसे शर्मिंदा होना पड़ता, इसलिए वह अपना सर झुकाकर धीरे धीरे खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद सब कोई खाना खाकर लिविंग रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। वैष्णवी लिविंग रूम को ध्यान से देख रही थी और हर एक वहां पर काम करने वाले को ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से स्कैन कर रही थी, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर कौन है जिसने आज कैमरा लगाया था। तभी उसके कानों में केशवी जी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ही बुला रही होती है। वैष्णवी केशवी जी की ओर देखते हुए बोलती है, हाँ माँ। केशवी जी अपनी बात को रखते हुए प्यार से बोलती है, बेटा, तुम अपने पापा और मम्मी से हमें कब मिला रही हूँ, ताकि हम आगे तुम दोनों की शादी की बात कर सके। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी मम्मी का जिक्र सुनकर वैष्णवी के चेहरे पर उदासी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी उदासी छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए बोलती है, माँ, मेरी मम्मी नहीं है, और पापा को मैंने अभी तक मेरे और वेदांश के बारे में बताया नहीं है। ये सुनकर वहां बैठे सब कोई हैरान रह जाते हैं और साथ ही अपना दुख जाहिर करते हैं। कौशल जी और केशवी जी एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहे हो। केशवी जी अपनी संवेदना जाहिर करते हुए बोलते हैं, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मम्मी नहीं है, वरना हम ये नहीं बोलते। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे माँ, कोई बात नहीं। केशवी जी फिर से मुस्कुराते हुए बोलती है, तो अपने पापा को कब बता रही हो? वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, मैं आज ही उन्हें कॉल करती हूँ और दिल्ली आने को बोलती हूँ। केशवी जी मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है बेटा, वैसे हम चाहते थे कि अभीर की शादी के साथ साथ वेदांश की शादी भी हो जाए, ताकि जल्दी से तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। वैष्णवी जो खुद भी यही चाहती थी कि जल्दी से उसकी शादी वेदांश से हो जाए, ताकि उसे आगे की इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन वेदांश इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर हैरान रह जाता है। चाचा और चाची भी थोड़े हैरान और कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन वह केशवी जी और कौशल जी की बातों को मना भी नहीं कर सकते थे। वेदांश अपनी मां को इतनी जल्दी शादी के लिए मना कर पाता उसे पहले ही वैष्णवी बोल जाती है, हाँ माँ, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मुझे भी वेदांश से जल्द ही शादी करनी है, अब मैं इसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। वैष्णवी की बात सुनकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह कौशल जी और केशवी जी थे। वेदांश अब चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकता था, अगर उसने कुछ बोला भी तो अब उसकी माँ उसकी नहीं सुनने वाली है।
चाचा और चाची भी वैष्णवी की बात सुनकर खुश थे, पर ज्यादा नहीं। हालांकि उन्हें वैष्णवी पसंद थी, लेकिन वह वैष्णवी के बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे। आखिर ये उसके बेटे की जिंदगी का सवाल था, लेकिन अपने भाई और भाभी के आगे दोनों की भी नहीं चलती थी, और यह भी कह सकते थे कि वह वेदांश के सगे पेरेंट्स भी नहीं थे जो कि आखिरी फैसला वह कर सके। केशवी जी अपने हाथ के कंगन उतार कर वैष्णवी को दे देती है और बोलती है, ये तुम्हारा शगुन है। वैष्णवी मना करती है, लेकिन केशवी जी के मनाने और उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए वो कंगन ले लेती है। वेदांश वैष्णवी से बात करना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने बात नहीं कर सकता था और उसे सबके सामने साइड में ले जाना उसे सही नहीं लगा। इसलिए वह बाद में वैष्णवी से बात करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और किसी अर्जेंट मीटिंग की वजह से उसे तुरंत ही घर से जाना पड़ता है। वैष्णवी वेदांश के जाने के बाद थोड़ी देर और रुकती है और फिर वह भी अपने होटल के लिए निकल जाती हैं। कौशल जी के कमरे में केशवी जी तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए। कौशल जी सवाल करते हुए बोलते हैं, अरे भाग्यवान, कहाँ जाने की तैयार हो रही है? केशवी जी तैयार होते हुए अपने पति को जवाब देते हुए बोलती है, वो मेरे पार्लर में अपॉइंटमेंट है। कौशल जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी को पार्लर जाते नहीं देखा था। वह ही अपनी पत्नी को अक्सर कहा करते थे वह भी बाकी औरतों की तरह पार्लर जाए और उनके पैसे खुद पर खर्च करे, लेकिन हमेशा ही केशवी जी उन्हें यही जवाब देती थी कि उनका चेहरा इतना सुंदर है कि उन्हें पार्लर की जरूरत नहीं है, और ये बात सच भी थी। कौशल जी हैरान होकर पूछते हैं, क्या पार्लर? क्या मैंने यही सुना? केशवी जी जवाब देते हुए बोलती है, क्या आप भी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं पार्लर जाकर आती हूँ। इतना बोल वो अपनी पति के आगे की बात सुने बिना ही वहां से अपना पर्स लेकर कमरे से निकल जाती हैं। कौशल जी खुद से बात करते हुए बोलते हैं, लगता है बुढ़िया की आशिकी फिर से जाग उठी है। पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। कांच में खुद को देखते हुए कौशल जी खुद से बात करते हुए बोलते हैं, मैं तो शुरू से उसे ज्यादा ही हैंडसम हूँ, पर पता नहीं उस बुढ़िया को उसमें ऐसा क्या दिखता है। मैं तो अभी भी जवान ही लगता हूँ, बस थोड़े बाल ही तो सफेद हुए हैं, लेकिन मेरे चेहरे का चार्म वैसे का वैसा है। लेकिन उसके बाल काले हुए तो और वो ज्यादा हैंडसम लगा, तो ये वैसे भी उसके पीछे पागल हुई है और भी पागल हो जाएगी। मुझे भी अपने बालों को काला करवाना चाहिए और साथ ही चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए ताकि मैं उसे ज्यादा अच्छा लगूं। कौशल जी केशवी जी को पार्लर जाते देख हैरान हो जाते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि इस बुढ़िया की आशिकी अभी तक उतरी नहीं है, और साथ ही अपनी पत्नी को किसी और के लिए पार्लर जाते देख कौशल जी को साथ ही साथ जलन भी महसूस होती है। इसलिए वह भी अपने बाल कलर करने का सोचते हैं ताकि वह भी थोड़ा जवान दिख सके। अब आगे चाचा और चाची वेदांश और वैष्णवी के जाने के बाद अपने कमरे में आ जाते हैं। चाची जी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतार रही होती है। तभी चाचा जी पीछे से चाची के कमर को पकड़ उन्हें अपने बाहों के घेरे में ले लेते हैं और चाची जी के कंधे पर अपना सर रखकर सामने मिरर की ओर देखते हुए बोलते हैं, तुम आज इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुबह से सोच रहा था कब तुम अकेली मिलो और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकूं और बहुत सारा प्यार कर सकूं। चाची जी अपनी चूड़ियां उतारते हुए और मिरर से ही अपने पति की आंखों में आंखें मिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, तारीफ के लिए शुक्रिया। अब हमारे बच्चों की शादी हो रही है और आप अभी भी रोमांटिक बातें करना नहीं छोड़ रहे हैं। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? चाचा जी चाची जी के कंधे पर सॉफ्ट किस करते हुए बोलते हैं, माय लेडी लव, बच्चों की शादी हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमसे हमारे रोमांस का लाइसेंस छीन जाएगा। हम तो अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही जिंदगी के आखिरी सांस तक अपना प्यार यूं ही लुटाते रहेंगे। चाचा जी की ये बात सुनकर चाची जी को बहुत ही खुशी होती है और साथ ही थोड़ी शर्म भी आ जाती है। वह शर्म से अपनी पलकें झुका लेती हैं और शर्म से उनके गाल लाल हो जाते हैं। चाचा जी चाची जी को अभी भी पहले की तरह शर्माते देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है। वो चाची जी को अपनी ओर घुमाते हैं और अपनी एक उंगली उनके चिन पर रख उनका चेहरा ऊपर की ओर करते हैं। चाची जी की आंखों में आंखें मिलाकर प्यार से बोलते हैं, तुम आज भी पहले की तरह शर्माते हुए बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती हो जैसे पहले लगती थी। आज भी तुम्हारा यूं शर्माना मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। चाची जी ये सुनकर चाचा जी के गले लग जाती है और प्यार से बोलती है, हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी
भगवान को हम रोज शुक्रिया करते हैं आप जैसा अच्छा पति देने के लिए। चाचा जी भी चाची जी को अपने बाहों में कसकर भर लेते हैं और चाची जी की बात सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो जवाब देते हुए बोलते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दरवाजा खुला देख केशवी जी बिना नॉक किए ही कमरे के अंदर आ जाती हैं और उन दोनों को एक दूसरे के बाहों में देख वो जल्दी से पीछे घूम जाती हैं और हंसते हुए बोलती है, अरे अरे, पहले दरवाजा तो बंद कर लेते तुम दोनों। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी भाभी की आवाज़ सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं। चाचा जी हकलाते हुए बोलते हैं, भाभी भाभी आप यहाँ, वो तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। केशवी जी उनके तरफ मुड़ते हुए शरारती अंदाज में बोलती है, हाँ हाँ, हमने देखा। चाचा और चाची जी दोनों को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। चाचा काम का बहाना बनाकर ऐसे उल्टे पैर वहां से दुम दबाकर भागे जैसे उनके पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया हो। अपने देवर को ऐसे भागते देख केशवी जी को हंसी आने लगती है। फिर वह अपनी देवरानी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोलती है, देवर जी आज भी उतना ही प्यार करते हैं तुमसे। चाची जी हाँ में सर हिला देती है। केशवी जी को इतना तैयार देख चाची जी उनसे पूछती हैं, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? केशवी जी जवाब देते हुए बोलती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, क्या तुम मेरे साथ पार्लर चलोगी? केशवी जी के मुंह से पार्लर जाने का सुनकर चाची जी के हैरानी की कोई भी सीमा नहीं रहती है। वो हैरान होकर केशवी जी से पूछती हैं, क्या आप और पार्लर? क्या मैंने सही सुना? केशवी जी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ पार्लर, पर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, चलोगी मेरे साथ? चाची जी जवाब देते हुए बोलती है, हैरानी वाली बात ही है क्योंकि आप कभी पार्लर गई नहीं ना। हाँ चलूंगी ना भाभी, बस 5 मिनट दे मुझे। 2 घंटे बाद कशिश जी को मैन ब्रांच से पता चलता है कि वैष्णवी जी जो उनकी होने वाली बॉस है वो दिल्ली में है और साथ ही बॉस का भी ऑर्डर होता है कि वैष्णवी को ऑफिस दिखाया जाए और जितने भी इम्पोर्टेंट पेंडिंग काम है उन्हें वैष्णवी के साथ ही डिस्कस किया जाए। प्रणव जी अपनी बेटी से नाराज होते हैं क्योंकि वह उन्हें बिना बताए दिल्ली आ गई थी और उसने इतने दिन से अपने पापा से बात भी नहीं की। वह अपने दिल्ली वाले विला में ना जाकर वह होटल में ही रह रही थी, ना ही वह ऑफिस जा रही थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली ब्रांच के वाइस सेओ कशिश को कॉल करवाते हैं और उन्हें वैष्णवी को कॉल कर ऑफिस आकर सेओ की पोस्ट को संभालने का बोलने को कहते हैं। वैष्णवी को दिल्ली के हेड ऑफिस से कशिश जी का कॉल आता है और वह वैष्णवी को उनके बॉस यानी वैष्णवी के पापा का मैसेज देते हैं। वैष्णवी को समझ आ गया था उसके पापा उसे अभी नाराज है, इसलिए उसे डायरेक्ट ना बोलकर ऑफिस से कॉल करवाया है। वैष्णवी भी होटल जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। उसने बेबी पिंक कलर का टॉप और साथ में वाइट जीन्स पहन रखी होती है। बालों को पोनी टेल कर बांध लेती है। चेहरे पर हल्का मेकअप और साथ ही हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक भी लगा लेती है, जिसमें वो बहुत ही एलिगेंट एंड प्रोफेशनल लग रही थी और साथ ही साथ बेहद ही सुंदर। वैष्णवी गौतम जी के साथ अपने दिल्ली के खन्ना ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। कशिश जो कि वाइस सो है वो अपने कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय के साथ फूलों का गुलदस्ता लिए वैष्णवी का ही इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वैष्णवी की कार कंपनी पहुंच जाती है। वाइस सीईओ खुद जाकर वैष्णवी के लिए कार का दरवाजा खोलता है। वैष्णवी कार से नीचे उतरती है और सभी को एक प्यारी सी मुस्कान देती है। वाइस सीईओ कशिश जी वैष्णवी का अभिवादन करते हुए बोलते हैं, गुड आफ्टरनून मैडम, आपका स्वागत है, और अपने हाथ में पकड़ा गुलदस्ता वैष्णवी को दे देता है। वैष्णवी मुस्कुराते हुए कशिश जी के हाथ से गुलदस्ता ले लेती है और उन्हें भी गुड आफ्टरनून बोल देती है। फिर बारी बारी से कंपनी के सभी एम्प्लॉय वैष्णवी को ग्रिट करते हैं और उसे गुलदस्ता देते हैं और वैष्णवी भी सभी से प्यार से गुलदस्ता ले लेती है। फिर कशिश जी वैष्णवी को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आइए मैडम, मैं आपको कंपनी की एक टूर करवा देता हूं और साथ ही आपको आपका केबिन भी दिखा देता हूं। वैष्णवी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलती है, अरे कशिश जी, कंपनी का टूर तो मैं बाद में कर लूंगी, अभी केबिन दिखा दीजिए और साथ ही जो भी पेंडिंग जरूरी काम है उसकी सारी फाइल्स दे दीजिए। कशिश जी ने सोचा था बड़े घर की बेटी है, यहाँ सिर्फ सबका समय बर्बाद करने आएगी और उसके नखरे भी झलने पड़ेंगे, लेकिन वैष्णवी को बिल्कुल भी समय बर्बाद न करते देख वह वैष्णवी से इम्प्रेस हो जाती है।
वह खुशी से वैष्णवी को उसके केबिन की ओर ले जाता है। वैष्णवी का ऑफिस कंपनी के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। वैष्णवी के केबिन के अलावा वहां एक और केबिन बना हुआ था जो कि उसके असिस्टेंट के लिए बना हुआ था। वैष्णवी का केबिन ग्रे और ब्लैक कलर में था। केबिन के अंदर आते ही सामने की ओर टेबल थी जहां उसका लैपटॉप और कुछ फाइल्स रखी हुई थी। दूसरी ओर सोफा रखा हुआ था जिसके सामने वाली दीवार कांच की दीवार थी जहां से पूरा दिल्ली शहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता था। दूसरी ओर एक गेट बना हुआ था जो कि एक कमरे में खुलता था ताकि अगर आराम करना चाह तो कर सके। वैष्णवी अपने केबिन के अंदर आती है और अपने केबिन का कलर देख वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा ही ऑफिस पसंद है। कशिश जी वैष्णवी की ओर देखते हुए बोलते हैं, मैडम आपको आपका केबिन पसंद आया? वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, हाँ, मुझे पसंद आया। चलो अब कुछ काम की बात हो जाए। फिर वैष्णवी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। कशिश जी उन्हें वहां रखी फाइल देते हैं और उन्हें सारा काम समझा देते हैं और बोलते हैं, मैडम आपका इतना जल्दी आने का हुआ कि हम आपके लिए असिस्टेंट हायर नहीं कर पाए। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, गौतम जी मेरे असिस्टेंट का देख लेंगे, आप चिंता ना करिए। कशिश जी स्माइल के साथ बोलते हैं, जी ठीक है, मैं चलता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। वैष्णवी हाँ में सर हिला देती है और कशिश जी फिर वहाँ केबिन से बाहर चले जाते हैं। वैष्णवी अपने काम में इतना डूब जाती है कि शाम के 7 कब बज जाते हैं उसे खुद को भी पता नहीं चलता है। उसका ध्यान तब टूटता है जब उसके फोन पर वेदांश का कॉल आता है। वेदांश का कॉल देखकर वैष्णवी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है और वह एक ही बार में कॉल उठा लेती है। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो वेदू। वैष्णवी की आवाज से ही वेदांश को मालूम हो गया कि उसका फोन देखकर वो कितना ज्यादा खुश हो गई है। वैष्णवी की चहकती आवाज पर वेदांश के लब भी अपने आप मुस्कुराने लगे। वो शरारती अंदाज में बड़े प्यार से बोला, हेलो माय लेडी, आप कहाँ हो अभी? मुझे आपको देखने का मन कर रहा है। वेदांश की बातें में छुपी शरारत वैष्णवी बखूबी समझ रही थी, इसलिए वो भी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे, इतना जल्दी मिस करने लगे मुझे? वेदांश अपनी आंखें रोल करता हुआ जवाब देता है, हाँ बहुत ज्यादा, अब आप जैसी खूबसूरत लड़की से भला कौन दूर रह सकता है। वैष्णवी जानती थी कि वेदांश फ्लर्टिंग में बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये जानकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैष्णवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी में हूँ, आप यही आ जाए, मैं गौतम जी को बोल देती हूँ आपको मेरे केबिन में ले आएंगे। थोड़ी देर बाद गौतम जी वेदांश को वैष्णवी के केबिन में लेकर आ जाते हैं। मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।